सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर का जो है सेकंड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं वो सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको 2 लेक्चर्स के अंदर ये मैं सुकून से वाइंड अप करवाऊँ, ताकि आप लोगों को पहले लेक्चर में मैं सिर्फ ये समझाऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, पावर ऑफ आयोटा क्या होती है, रियल नंबर्स वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा। देन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिमॉर्वियस थ्योरम वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। पहले पहले हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, अबाउट रैशनल नंबर्स। अबाउट रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब आपके जहन में फौरन से वो बात आ जाएगी, सर, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सब ही इस बात को जानते हैं कि जब भी रैशनल नंबर आ जाएं तो हम कहते हैं कि भाई P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रैशनल के अंदर हम हमेशा 2 चीज़ों को ढूंढते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है रीअकरिंग डेसिमल। रीअकरिंग और टर्मिनेटिंग रैशनल्स में ही आते हैं। रैशनल नंबर होने के लिए नंबर का इन दोनों में से किसी एक से रिलेशन बनता है। जैसे कि हम अपने इनिशियल लेवल पर सीखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, 5 को 2 से डिवाइड करूं, तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है, 2.5। टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब वाइंड अप हो गया और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से 1/2 को आप डिवाइड कर दीजिए, 0.5 आ जाएगा। जी सर, टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से अगर मैं और एग्जांपल्स दूं आपको, कि मैं ये कह दूं कि भाई टर्मिनेटिंग की एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप क्या कर दें, 10 को डिवाइड करवा दीजिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5। मतलब सिंपल है कि डिवाइड होने के बाद अगर नंबर जो है वो महदूद हो जाए या फाइनाइट हो जाए तो वो किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो जाहिर सी बात है नंबर आपके पास रैशनल होगा। टर्मिनेटिंग की बात सबको क्लियर है? टर्मिनेटिंग के बाद अगली एग्जांपल बनती है रीअकरिंग। अब रीअकरिंग से सर क्या मुराद, रीअकरिंग का मतलब होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो। सर किस तरह की प्रिडिक्शन, ये बताइए। जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 जो आपके पास एक फ्रैक्शन है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपने लिखा 4 और फिर यहाँ लिखा 1, 3 1 जा 3, पॉइंट लगाया, 0 बनाया, 3 आया, 9 आ जाएगा। तो मुझे बताएं, क्या मैं पॉइंट के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स 3 लगा सकता हूँ, हाँ या ना? तो अगर पॉइंट के बाद आप एक नंबर को या पॉइंट के बाद नंबर्स आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो और एक ही नंबर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, एक से ज़्यादा भी रिपीट कर सकते हैं, तो
जो भी नंबर होगा वो पेयरिंग में, अगर सिंगल नंबर है तो वो सेम होगा, अगर अलग नंबर है, लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह बोलूं कि 1.373737, तब भी आप बोलोगे सर दिस इज ऑल्सो नोन एज रियकरिंग, होगा तो मीन्स रैशनल है। तो रैशनल की एग्जांपल्स ये होती है कि यानी कि रियकरिंग में हम ये कहते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट करते चले जाते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है 1.333333, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स मेरे पास यहाँ पर क्या आता चला जाएगा, 1.3333 आता चला जाएगा। तो ये मेरे पास रियकरिंग की जो है डेफिनेशन हो गई एक नॉर्मल सी, और ये हो गई टर्मिनेटिंग की। दोनों एग्जाम्पल में से कोई एक ही, अगर एक भी सेटिस्फाई कर जाए तो क्या नंबर आपके पास रैशनल बन जाएगा, हाँ या ना? दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल भी या दोनों में से कोई एक केस भी सेटिस्फाई कर गया तो क्या नंबर को वो रैशनल बना देगा? रिस्पॉन्ड कीजिएगा। रैशनल नंबर्स के बाद अब हम चलते हैं इरैशनल नंबर्स पे, और इरैशनल नंबर्स को हम किस तरह लेकर आएंगे। इरैशनल नंबर्स के लिए इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रीअकरिंग होते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। सर मतलब या ना तो पॉइंट्स के बाद नंबर खत्म हो पाएंगे और ना तो पॉइंट्स के बाद कोई ऐसा नंबर होगा जिसे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जी हाँ, इसकी ये बेहतरीन एग्जांपल है। मोस्ट कॉमनली पाए एग्जांपल जो है, यानी कि पाई जो है वो हम इसे कहते हैं मोस्ट बेस्ट एग्जांपल्स में आता है रैशनल नंबर्स की, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो जब हम इस 22/7 को डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। 3 7 आर 21, पॉइंट लगाइए, जीरो लगा दीजिए, 7 1 7, ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 3, फिर आपने यहाँ से पॉइंट लगाया, 4 7 28, फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट तो लगा हुआ है, जीरो लगा दिया, 3.142। तो अभी मैं इसको आगे भी सॉल्व करूंगा और मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर जाऊंगा कि ये जो भाई आपके पास नंबर्स हैं वो सारे पॉइंट्स के बाद अलग अलग आ रहे हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। मुझे बताइए क्या मेरे पास पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है? पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो कंप्लीट डिफरेंट हैं, नंबर्स में कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रही है, तो ये आपके पास कहलाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब इरैशनल नंबर कहलाएगा। टेक्स्ट के अंदर आ सकता है कि बहुत बहुत बेसिक बात है कि भाई इरैशनल नंबर की एग्जांपल क्या है, या ऑप्शन में हो सकता है कि आपके पास इरैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो आप सिंपल फॉरन से क्या लगा देंगे, बेस्ट ऑप्शन होता है वहां पर पाई। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास अभी दो की चीज़ें पूरी हुई हैं नंबर्स की, एक है रैशनल नंबर्स और है एक इरैशनल नंबर। देन अब हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ।
रियल नंबर्स में क्या होगा, रियल नंबर्स को हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं, मैं इसको जरा साइन चेंज करूं ताकि फिर मैं सिंबल्स में जाऊंगा। रियल नंबर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, और आसान सी बात है कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल का जो कॉम्बो है वो कहलाता है आपके पास रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि फील्ड पहले एडिशन हो जाएगी इसकी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर इसमें हमें काम करना होगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। नंबर वन, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है कि आप दो रियल नंबर्स को ऐड ऑन कराएं तो आंसर आपके पास कहाँ से बिलोंग करता है, आंसर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। और एडिशन में क्या है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे ही आप दो रियल नंबर्स को मल्टीपल करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, अगेन एक रियल नंबर मिलेगा। हाँ जी, यहाँ तक पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगली हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि 1+2 की एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक है। 1+2 कीजिए या 2+1 कीजिए, आपको आंसर हर बारी में ही क्या मिलना है, 3 मिलना है। इसी तरीके से वन, जैसे कि छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि बेटा देखो 2 1 * 2 है, तो फिर वो क्या कहता है 1 2 कितना होगा, तो वो ये बोलेगा भाई दोनों ही सेम होंगे। ऐसा ही है या नहीं? अगर आप 1+2 करो तब भी 3 मिलेगा, या 2+1 करो तब भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसा ही है। हाँ जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी या बी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये यूं किया जाए या इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो दोनों ही आपके पास क्या रहेंगी, सेम ही चलेगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन चौथी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर है मैथमेटिक्स में जिसको किसी के साथ भी एड ऑन कराएं, उस नंबर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आपके पास एज इट इज आ जाता है। आपने कहा फौरन कि सर 0 में ए करवाएं या 0 a+0 कीजिए, आपको हर बारी में क्या मिल जाएगा, ए, बिकॉज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आई रिपीट, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी के साथ भी एड ऑन करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, आई रिपीट, जबकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यों? 1 को आप किसी नंबर से भी मल्टीपल करें
वो नंबर आपके पास क्या आ जाता है, दोबारा इटसेल्फ रिपीट करेगा। सही है भाई। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। ये वाली बात क्लियर है? चलें जी, और आगे चलते हैं। फिर हमारी अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी लास्ट, एडिटिव इनवर्स। मेरे पास ए है, मैं चाह रहा हूं ऐसा नंबर इसके साथ ऐड ऑन करूं, या ऐसा नंबर रखूं जिससे मेरे पास आंसर क्या मिल जाए, एक जीरो मिल जाए। आपने कहा सर ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए। इसी तरीके से माइनस बी है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस बी। दोनों को ऐड ऑन करो, जीरो आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि ये ए है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, ए की पावर माइनस वन, या आप इसे यूं भी ले सकते हैं, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वन अपॉन ए। और आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, ना वन से बड़ा आएगा ना वन से छोटा आएगा। हाँ जी, रियल नंबर्स की फील्ड क्लियर हो गई आप लोगों को? प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि इसका बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। देन अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, स्टार्टिंग मैंने लगाई थी हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले डेफिनेशन लिखते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द combination of real and imaginary number। कि रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बो है वो कहलाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 17th सेंचुरी के मिड में इन्वेंट हुआ था, और इन्वेंशन की वजह ये थी कि भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमें पता है कि यहाँ पे इसका एक आंसर एग्जिस्ट करेगा जो कि वन है, पॉजिटिव वन। देन अगला x, सॉरी मैं इसको माइनस वन लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका रूट कितना बनेगा, x इज इक्वल टू वन। ये आपके पास हो गई। इनके सोल्यूशन आपको पता है भाई एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक आपके पास इसके भी जो सोल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, प्लस माइनस टू। बट बात कहाँ से खतरनाक हो जाती थी, खतरनाक इस तरीके से होती थी भाई कि अगर किसी ने अंडर रूट में लेट सपोज क्या रख दिया, माइनस रख दिया, अंडर रूट में क्या रख दिया, माइनस रख दिया, तो हम ये कहते थे उस कंडीशन में लोग ये कहते थे यार इसका सल्यूशन जो है ना आगे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स के अंदर जो है रूट सॉल्व करने के लिए किन किन नंबर्स के हैं, पॉजिटिव रूट हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट टू की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, अंडर रूट थ्री की कर सकती है, अंडर रूट फोर की कर सकती है, बट हमारे पास अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बहुत से लोग कहते थे लॉग टेबल यूज कर लिया जाए, तो लॉग टेबल के लिए भी हम इसको लॉग टेबल की मदद से भी नहीं फाइंड कर सकते थे, क्योंकि मसला आ रहा था इस माइनस वन का। सर लॉग टेबल कैसे लग सकता है वो एक अलग बात है, मैं सारा डिस्कस करूंगा आपसे कि क्यों लॉग टेबल भी इसमें फेल्ड हो गया था, क्योंकि लॉग हमारे पास सब
पॉजिटिव नंबर्स का एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर लॉग को भी नहीं लगा पा रहे थे। बहुत टेंशन शुरू हो गई। अच्छा, ये मसले जो है ना अंडर रूट -1 वाले हमेशा कहाँ पर आ रहे थे? इवन रूट्स के अंदर आ रहे थे। इवन रूट्स में आ रहे थे। ऑड में ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ रही थी? सिर्फ इवन रूट्स में आ रही थी। ऑड रूट्स में ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती थी। तो भाई अब क्या करें? सर ये तो बड़ा मसला हो गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़े मसले वाली बात थी, क्योंकि नंबर लाइन पे अंडर रूट -1 को हम शो नहीं कर सकते थे। फिर इस बात का कंक्लूजन दिया गया, कंक्लूजन ये दिया गया कि भाई अगर अब से कभी भी अंडर रूट में -1 आ जाएगा तो वहां पे आप लोग क्या लगा देना? आयोटा लगा देना। आयोटा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट है, कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जिसके लिटरल मीनिंग है वेरी स्मॉल। मतलब इसके बाद हम कोई इसके सॉल्यूशंस नहीं बना सकते। तो भाई फिर यहाँ से हमने क्या बोल दिया? प्लस माइनस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा? 4 का √2। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं? रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमारे पास ई कैट के अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ तो मैं नहीं लेके जा सकता इसके अंदर। मतलब जितनी भी आपको मैंने बेसिक बनानी थी वो बना दी। अब जितना भी इसके बाद काम होगा वो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ई कैट। तो भाई ई कैट के अंदर हम काम किस तरीके से करते थे? इसके अंदर इस तरीके से काम स्टार्ट हुआ कि सबसे पहला केस हम बनाते हैं, यूं लिखते हैं भाई z इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, या चलें ए कॉमा बी कर लेते हैं, मोस्टली जगहों पर यही है। जब जब कॉमा रिमूव होगा तब तब क्या लग जाएगा? प्लस और आयोटा। और हमेशा ऑन एक्स एक्सिस वी टेक रियल वैल्यूज या रियल नंबर, on y-axis we take imaginary numbers। सही है जी। तो इसी तरीके से अगर कभी यूं लिखा हो भाई के z इज इक्वल्स टू बी ए कॉमा माइनस बी, तो आप क्या बोलोगे भाई? ए माइनस बी आयोटा। सही है जी, ये एक नोटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने की। नोटेशंस वगैरह भी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा पावर ऑफ आयोटा। और पावर ऑफ आयोटा कैसे निकाली जाती है? देखो, हमें तो ये पता है कि भाई आयोटा बराबर है √-1। तो सवाल आया कि सर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। आप कुछ देर के लिए यही अज्यूम कर लो कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। सर अब क्या करें? इससे आगे चीजें तो बड़ा मसला करेंगी। तो अब मैं आपको पहली हेडिंग लगवाता हूं यहाँ पे, पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा। तो पावर ऑफ आयोटा किस तरीके से सॉल्व होती है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं? सबसे पहला केस, हाफ ऑफ द पावर इज इवन, so answer is
पॉजिटिव 1। सर ये कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। लेट सपोज आयोटा की पावर 4 है। द टेक हाफ ऑफ द पावर। हाफ ऑफ द पावर मीन जो भी पावर होगी उसको 2 से डिवाइड करवाइए। कितना आ गया? 2। तो सर 2 एक इवन नंबर है तो आंसर कितना हो जाएगा? ओनली अ पॉजिटिव 1। आंसर कितना हो जाएगा इसका? पॉजिटिव 1। हाँ जी, बात समझ में आई? चलें, वन मोर एग्जाम्पल। मैंने लिखा कि भाई आयोटा की पावर 20। आपने 20 का हाफ अपने जहन में किया, 10 आ गया। और 10 आपने कहा सर इवन नंबर है तो आंसर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 1। इज दैट क्लियर क्लास? समझ में आ रही है लॉजिक्स किस तरीके से हो रहे हैं काम? मूव ऑन नेक्स्ट। नाउ अब हम पावर कंसीडर करते हैं आयोटा की पावर 1000। द हाफ ऑफ टेक हाफ ऑफ द पावर। हाफ ऑफ द पावर हो जाएगा 500। 500 इज एन इवन नंबर तो आंसर कितना हो गया? पॉजिटिव 1। देन हम आगे की तरफ मूव करते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 है इफ हाफ of the power is odd number. Odd number. So answer is equals to -1. Sir, how this possible? भाई करके देखेंगे। आयोटा की पावर 6। The half of power 6 is 3 and 3 is a odd number. So that's why answer is equals to -1. One more example. 14. The half of 14 is 7. 7 is an odd number, so answer is -1. One more example. 26. The half of 26 is 13, so answer is -1. जी भाई, पावर ऑफ आयोटा के दोनों केसेस सबको समझ में आ गए? चलें जी, आगे चलते हैं और फिर हम एक और केस बनाते हैं। केस ये है कि इफ half of the power is not possible. Not possible. So break one. Break one from the power. Break one from the power and then take half of the power. If it is even,
So answer is positive iota. Half if it's is sorry taken half of the power is odd, so answer is minus iota. अब लास्ट की दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस को किस तरीके से करना है मैं आपको थ्री एग्जांपल्स करवाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा पावर 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, पॉसिबल नहीं है. नाउ ब्रेक 1 फ्रॉम द पावर. So after breaking 1 from the power, it is iota power 4 into iota power 1. The half of the iota is even number. So answer is positive iota. जी भाई एग्जाम्पल क्लियर है ये वाली थर्ड केस की फर्स्ट एग्जाम्पल. थर्ड केस की फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर होगी. अब एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी तरीके की. टू 201 break 1 from the power and then half of the power is even number, so answer is positive iota. All clear यहाँ तक. नेक्स्ट एग्जाम्पल है iota power 7. Iota power 7 mean break 1 from the power. Half of this power is 3, so answer is minus 1 because half of the power is 3, so 3 is odd number, so answer is minus 1. One more example. Iota power 51. Break 1 from the power. Half of 50 is 25. 25 is odd number, so answer is minus iota. हाँ जी, all four cases क्लियर है आप लोगों को बच्चों. Now move on fundamental operation या operation of complex number. Operation of complex number मेन हेडिंग होगी आपके पास. Operation of complex number. तो ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फर्स्ट वी हैव टू लेट टू नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर. वन इज z1 a comma b and other one is z2 b c comma d. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं. z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b and z2 is equals to c plus iota. Now add them together. First operation is addition of z यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d. Real part added with real part and imaginary part added with imaginary part means a plus c taking iota common, iota b plus d. ये आपके पास हो गई एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
जी भाई, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर सबको? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, subtraction of complex numbers, subtraction of z. So for subtraction of z, z1 minus z2 is equals to a प्लस बी आयोटा, या आयोटा बी बात एक ही है, सी प्लस डी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा, या आयोटा डी. Real part subtracted with real part and imaginary part subtracted with imaginary part means A minus C and B minus D. ठीक है जी, एडिशन भी हो गई क्लियर, सब्ट्रैक्शन भी हो गई क्लियर. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है Z1 फ्रॉम Z2, तो इट्स मीन क्या हो जाएगा, ये Z2 माइनस Z1 हो जाएगा. सही है, तो बेसिक बात ही है. आगे चलते हैं. थर्ड, मल्टीप्लीकेशन ऑन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो नंबर्स कंसीडर करने हैं, Z1 into Z2 means A plus B iota मल्टीप्लाई बाय C प्लस D iota. अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, दिस A should multiple from this C and this D, जस्ट ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन. बट यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि दो रेल मिलके एक रेल बनाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था. एक रेल और एक इमेजिनरी मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर इसी तरीके से ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर. बट जब हम दो इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीपल करवाते हैं तो आंसर इज अ रियल नंबर, बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. we know that iota square is equals to -1. So it will become AC plus, we have to take in iota common from second and the third term, तो ये बन जाएगा AD प्लस BC, और फिर आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखना है. ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है. इफ वी मल्टीप्लाई टू इमेजिनरी नंबर्स, what will be the answer? तो आंसर इज अ प्योरली रियल नंबर. हाँ जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों ऑपरेशंस अब तक क्लियर होंगे, कोई मसला तो नहीं है किसी को? रिस्पॉन्ड कीजिए. किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप फौरन से पूछिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो. चलें जी, अगली कंडीशन है हमारे पास, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, ये हम ग्राफ से समझेंगे. मॉड्यूलस एंड conjugate of
कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं ये ग्राफ से करवाता हूँ। ग्राफ से इसलिए करवाता हूँ ताकि बच्चों को ग्राफ से समझ में आ जाए कैसे हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ताकि आपको एक ही फिगर से दोनों चीजें समझ में आएंगी, कॉन्जुगेट भी और मॉड्यूलस भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस को। तो बेटा मॉड्यूलस हमारे पास क्या हो जाता है, मॉड्यूलस के लिए मेरे पास दो नंबर हैं। मैं इसे इस बार अब लेता हूं x और y से, x कॉमा वाई। तो जैसी कॉमा रिमूव होगा तो x प्लस आयोटा वाई। फ्रॉम स्टार्ट मैंने आपको समझाई थी एक डेफिनेशन कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो ये आया रियल नंबर x y इमेजिनरी नंबर, और इन दोनों का रिजल्टेंट बनाया आपने ये एक वेक्टर। ये एक वेक्टर बना दिया। तो मुझे बताइए ये जो वेक्टर है इनका रिजल्टेंट क्या ये मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, हाँ या ना? ओ ए बी। आप लोगों को ये बताया गया होगा कि भाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही है। बट वो बनता किस तरीके से है फॉर्मूला, जरा उस पर बात करते हैं। कंसीडर कंसीडर ट्राइंगल ओ ए बी विथ राइट एंगल फ्रॉम ए। राइट एंगल हम कहाँ से बना रहे हैं, फ्रॉम ए से बना रहे हैं। तो अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप कहोगे सर मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको भी आगे यूज करना पड़ेगा, तो अभी इसको समझना। अगर मैं इस पे स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लूं तो मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालने का फॉर्मूला है, और ये भी अभी आगे काम आएगा। एक नोट है छोटा सा, वी डू नॉट consider iota in the modulus. We do not consider iota in the modulus, but take coefficient of iota. सही है जी। एक बच्चे इसमें बहुत कॉमन गलती करते हैं, मैं वो लिख के देता हूँ यहाँ पे, बहुत बेसिक बात है। When base is negative and power is an even number, तो base converted into a positive number। ये गलती बहुत होती है, तो जरा इसे लिख लीजिएगा। भाई मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर है, जेन्युइन लगा है या नहीं लग रहा? मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। चलें जी, अब हम कॉन्जुगेट के बाद चलते हैं, सॉरी मॉड्यूलस के बाद चलते हैं कॉन्जुगेट पे।
कॉन्जुगेट को हम इसी में ही, इसी ग्राफ के अंदर ही डिस्कस करेंगे। वो कैसे डिस्कस करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें हम पढ़ते हैं सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोजेक्शंस। तो अगर मैं प्रोजेक्शन जो है किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रोजेक्शन अगर मैं लूं, तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगी? जैसे कि ये है एक्स कॉमा वाई। आपको ये बताया गया होगा कि भाई कॉन्जुगेट में हमेशा रियल के साइन सेम और इमेजिनरी के साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों होता है? उसका एक रीजन है। तो अब देखें, अगर मैं लाइट क्वाड्रेंट 1 में जला रहा हूं, तो इसकी जो पूरी प्रोजेक्शन है वो कहाँ लाई करेगी? इस साइड पर लाई करेगी। और इस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है? y नेगेटिव होता है और x विल रिमेन पॉजिटिव। और ये बन जाएगा इनका रिजल्टेंट, ये बन जाएगा इनका रिजल्टेंट, जिसे आप किस नाम से जानते हो? z बार के नाम से जानते हो। तो अगर आपके पास एक z है x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा इमेजिनरी नंबर ही अपना साइन चेंज करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। रियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो प्रोजेक्शन ऑफ y है वो कहाँ आएगी आपके पास? हमेशा x एक्सिस पर ही आएगी। बात क्लियर हो गई यहां तक? तो ये अब हम इससे प्रॉपर्टी बनाएंगे आगे की तरफ चलकर। इसी में हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी जो जिक्र है वो इसी के अंदर होगा। सबसे पहला एक एमसीक्यू बनता है, वो एमसीक्यू ये है, if we added z and z bar, तो आंसर क्या मिलता है? आंसर इज ऑलवेज प्योरली रियल नंबर। जैसे कि यूं देखें आप, z प्लस z बार, z मीन x प्लस आयोटा y, z बार मीन x माइनस आयोटा y। इमेजिनरी नंबर दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो पता चला z प्लस z बार आपके पास किसके बराबर होगा? 2x के। और इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में x की वैल्यू हो जाती है z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको इसकी एक डेरिवेशन भी करा दी। अब इसके अलावा मैं बोलूं, इफ वी सबट्रैक्ट z and z bar, answer is always purely imaginary number। कि आंसर जो है वो आपके पास हमेशा प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। कैसे? ये देखिए, z माइनस z बार, द वैल्यू ऑफ z इज x प्लस आयोटा y,
माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। नाउ अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z माइनस जेड बार, रेल से रेल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा y, और y की अगर आप वैल्यू फाइंड यानी कि सब्जेक्ट बनाएं तो कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। हाँ जी, कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ x एंड y दोनों ही क्लियर हैं आप लोगों को या नहीं? चलें जी, अब हम इसके बाद एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज के अंदर आ सकता है आपके पास। प्रॉपर्टी में ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ z इनवर्स। तो बच्चों z इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, z इनवर्स का मतलब हो जाएगा 1/z, और z मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, कॉन्जुगेट इसका ये बनेगा x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा वाई, दिस इज द कॉन्जुगेट। तो मल्टीपल करवाइए x माइनस आयोटा वाई और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर, x माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फिर आपने रेफरेंस दिया कि सर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, मैंने कहा भाई -1 के बराबर। तो आपने कहा x माइनस वाई आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने कहा सर ये तो आपने ऊपर समझाया था, ये प्रॉपर्टी जो आपने हाईलाइट करी थी ये काम की है। जी हाँ, ये काम की है। तो आपने ये लिखना है कि 1/z बराबर होता है z बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी सारी क्लियर हैं, z इनवर्स की भी, कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ x एंड y, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, सबका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो गया या नहीं? चलें जी, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ताकि फिर हम अगले फेज में डिस्कस करेंगे कुछ और अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले अब हम बात करेंगे, अब आपका सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, हम चलते हैं एडिटिव इनवर्स में। सर आपने एडिटिव इनवर्स तो पढ़ाया था। जी हाँ, एडिटिव इनवर्स मैंने आपको पढ़ाया था कि 0,0 रियल नंबर में है तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास एक z है a प्लस आयोटा b, तो जब आप इसका एडिटिव इनवर्स लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ad ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z हो जाएगा -a माइनस b आयोटा। अब आप जैसी z और एडिटिव इनवर्स ऑफ z को ऐड ऑन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 0 ही होगा, 0,0 से बड़ा नहीं आ सकता। सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम यही चीज़ पूरी कॉपी करेंगे।